This foundation was, for instance, started in 2008. At that time, we had just 5 people in our staff. Today, we have nearly 5,000 people. I'm so blessed to work in so many boards, so many different companies, meet so many people from all walks of life. We are blessed today in a country with opportunities, and really you should follow your passion if you have your basic financial stability in place. आज से लगभग 100 साल पहले जब राजस्थान का आदमी जेब में 50 रुपये लेकर मुंबई आया था तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो $10 बिलियन का एक विशाल बिजनेस एम्पायर की नींव रखने वाला है। कॉटन की ट्रेडिंग से शुरुआत करके आज वो आईपिल, सेरिडॉन, लैक्टोकेलामाइन, टेटमासोल ये सब पिरामिल के प्रोडक्ट है और मुंबई, थाने, कुर्ला में बने ये हाई राइज बिल्डिंग भी पिरामिल ग्रुप ने बनाया है। और पिरामिल अपने बिल्डिंग में घर खरीदने के लिए NBFC ग्रुप से फाइनेंस का सपोर्ट भी मिलता है। पिरामिल के विजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और उनके डिसीजन के टाइमिंग ने हमेशा मार्केट को शॉक किया है। जिस वोडाफोन के शेयर ने लाखों को बर्बाद किया है, उसी के लगभग 50% रिटर्न ने पिरामिल ग्रुप को मालामाल कर दिया और अपनी ड्रग फॉर्मेशन की यूनिट को साल 2012 में तब सेल किया जब वो सक्सेस के पीक पे था। तो चलिए दोस्तों, पिरामिल ग्रुप की स्टोरी को हम शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी से पहले साल 1920 में राजस्थान के बगर से सेठ पिरामल चतुर्भुज मखानिया जेब में सिर्फ 50 रुपये लेकर मुंबई आते हैं। उन्हें धंधे की अच्छी समझ थी। वे लोकल मारवाड़ी कम्युनिटी से दोस्ती करने लगे और बहुत ही छोटे लेवल पर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। वो हर ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया करते थे और वो कुछ ही सालों में मुंबई के जाने माने ट्रेडर बन गए। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कॉटन बिजनेस बहुत ही डाउन था और देश में चल रहे फ्रीडम मूवमेंट से भी उनके बिजनेस को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। लेकिन इसके बावजूद सेठ पिरामिल डटे रहे और कॉटन के अलावा सिल्क, सिल्वर और अफीम के ट्रेड में भी अपना हाथ आजमाया, जिससे बिजनेस अच्छा चलने लगा। और 1928 के आसपास सेठ पिरामिल ने बगर में एक आलीशान हवेली बनाया था जो आज भी एक होटल के रूप में मौजूद है। सेठ पिरामिल ने 1935 में मोरारजी गोकुलदास मिल को खरीदा और सही मायने में यही से पिरामिल ग्रुप के एम्पायर की शुरुआत हुई और अगले कई दशकों तक वो टेक्सटाइल बिजनेस में वो आगे बढ़ते रहे। फिर साल 1958 में सेठ पिरामिल के डेथ के बाद उनके बेटे गोपी किशन पिरामिल ने उनका बिजनेस को आगे बढ़ाया। उस समय उन्हें कंपटीशन भी तगड़ा था। उनके सामने जमशेदजी टाटा का स्वराज, बिरला जूट मिल और वाड़े ग्रुप के बॉम्बे डेंग मिल इन बड़े बिजनेसमैन के साथ था। और इन्हीं से निपटने के लिए गोपी किशन जी ने 1 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न स्पिनिंग मिल की शुरुआत की। साथ ही मोरारजी मिल के प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाया। इस तरह 70s के दशक तक पिरामिल ग्रुप का पूरा बिजनेस टेक्सटाइल तक ही सीमित था। गोपी किशन जी के 3 बेटे थे, अशोक पिरामिल, दिलीप पिरामिल और अजय पिरामिल, और वे अपने पिता के बिजनेस को सपोर्ट कर रहे थे। पर उस वक्त टेक्सटाइल बिजनेस में लेबर स्ट्राइक और टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से बिजनेस अनस्टेबल हो गया था। तब सब ने मिलकर फैसला किया कि बिजनेस को और भी सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है और इसी प्लान के तहत 1971 में दिलीप पिरामिल ने VIP इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा लगेज मैन्युफैक्चरर बनी है। 1978 में बड़े भाई अशोक पिरामिल ने मिरांडा टूल्स को एक्वायर कर लिया, जो एक हाई स्पीड स्टील टूल्स बनाने की कंपनी है। फिर 1979 में गोपी किशन जी के देहांत के बाद तीनों बेटे अब बिजनेस करने के लिए इंडिपेंडेंट हो गए थे और दिलीप पिरामिल ने VIP इंडस्ट्री के साथ खुद को टेक्सटाइल बिजनेस से अलग कर लिया, क्योंकि उन्हें टेक्सटाइल बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और काम का पूरा बोझ बड़े भाई अशोक पर आ गया। और तब उनके छोटे भाई अजय उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सपोर्ट करने लगे। 3 अगस्त 1955 में पैदा हुए फैमिली डिवीजन के वक्त सिर्फ 24 ईयर्स थी और 2 साल पहले ही वो जमनालाल बजाज से अपना MBA करके वापस आ गए थे। पिता की मौत और भाई से अलग होने का दुख जैसे ही थोड़ा कम हुआ और एक घटना ने उन्हें बहुत शॉक दिया। उनके बड़े भाई अशोक की कैंसर की वजह से डेथ हो गई और अब मोरारजी मिल्स, मिरांडा टूल्स और भाई के तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अजय पिरामिल के कंधों पर आ गई। तब वे दिन रात काम कर रहे थे ताकि वे बिजनेस को स्टेबल रख सके। लेकिन उस वक्त एक लेबर लीडर दत्ता सावंत ने मुंबई की 50 से भी अधिक टेक्सटाइल मिल के लेबर को एक करके स्ट्राइक कर दिया, जिससे मोरारजी मिल पर भी ताला लग गया। अब ना तो परिवार था और ना ही बिजनेस। तब अजय ने फैसला किया कि वो अब फार्मा सेक्टर में अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। फिर साल 1984 में एक स्ट्रेटेजी की तहत अजय पिरामिल ने गुजरात ग्लास लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, जो फार्मा प्रोडक्ट के लिए ग्लास पैकेजिंग मैन्युफैक्चर करता था। और फिर 1988 में निकोलस लैब को एक्वायर किया और उसे गुजरात ग्लास के साथ मर्ज कर दिया गया। फिर मध्य प्रदेश के पीतामपुर में साल 1991 में पहला और 1992 में दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया गया। अब फार्मा इंडस्ट्री का बेस तो तैयार हो गया था,
इसे अब लार्ज स्केल पर लाना था, इसलिए सिलसिला शुरू हुआ एक्विजिशन और कोलैबोरेशन का। उन्होंने बहुत सारे कंपनी के साथ एक्विजिशन और कोलैबोरेशन किया। दोस्तों, इसके बाद अजय पीरामल को लोग मर्जर किंग कह के बुलाने लगे। फिर 2005 में अजय पीरामल के बेटे आनंद पीरामल की एंट्री हो गई, जो पीरामल स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे थे। वो पीरामल लाइफ साइंस लिमिटेड के डायरेक्टर बनाए गए, जो NPIL के अंदर ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट का एक डिवीजन था। फिर 2008 में NPIL को पीरामल हेल्थ केयर लिमिटेड किया गया। 2010 तक ये कंपनी क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के साथ भारत के टॉप फार्मा कंपनी में से एक बन गई। लेकिन आनंद पीरामल चाहते थे कि उनके पीरामल बिजनेस को और भी सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया जाए और इसके लिए ज़रूरत थी हैवी इन्वेस्टमेंट की। तब उनके पिता ने पीरामल फार्मा सॉल्यूशन, जो अपने पीक पर चल रहा था, उसे एबॉट लैब को $3.8 बिलियन में सेल कर दिया और ये अमाउंट कंपनी के वैल्यूएशन से 9 टाइम्स ज़्यादा थी। इसी पैसे को यूज़ करके आनंद पीरामल रियल एस्टेट के अंदर एंटर हो गए और पीरामल रियलिटी की शुरुआत की। और आज पीरामल अरण्या, पीरामल महालक्ष्मी और पीरामल वैकुंठ जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट में मुंबई और आसपास के एरिया में एक रेपुटेड डेवलपर की तरह इंस्टेब्लिश किया। We want to build buildings that can stand tall in any of the great cities of the world, and we've invested a lot in trying to get the best team in the world to develop this project. We add few people every year, people with deep expertise and who know what they're doing and have been doing the same thing again and again and again over many years. So that's the team that we have built. अजय पीरामल का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बाद बचे हुए पैसे को टेलीकॉम सेक्टर में लगाया था और $1.2 बिलियन से उन्होंने वोडाफोन का 11% स्टेक परचेज किया और 2014 में वोडाफोन के वैल्यूएशन में तेजी आ गई थी और 50% के प्रॉफिट के साथ वो अपने स्टेक को $1.5 बिलियन में बेचकर एग्जिट हो गए, क्योंकि इसी वोडाफोन के शेयर ने सबको लॉस किया था। वहाँ पर भी अजय जी ने प्रॉफिट कमाया। पीरामल फार्मा एबॉट को सेल करने के बाद पीरामल हेल्थ केयर का नाम पीरामल एंटरप्राइज कर दिया गया और RBI से लाइसेंस लेके इसे एक डाइवर्सिफाई NBFC में कन्वर्ट किया। साल 2014 में पीरामल एंटरप्राइजेस ने श्रीराम कैपिटल में 20% और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में 10% का स्टेक लेके अपने पोजीशन को और भी मजबूत कर लिया। आज 25 स्टेट में पीरामल एंटरप्राइजेस के 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है और कंपनी होम लोन, पर्सनल लोन के अलावा बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती है और साथ ही हेल्थ केयर और फार्मा बिजनेस को भी उन्होंने इंडिया और इंटरनेशनली एक्सपेंड किया है और अपने OTC सेक्टर में आईपिल, सेरेडॉन, लैक्टोकैलामाइन और पॉलीक्रॉल को भी वो सेल करते हैं। OTC डिवीज़न उनकी बेटी नंदिनी पीरामल देखती है। फिर साल 2018 में रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी पीरामल परिवार की बहू बनी। दरअसल मुकेश जी और अजय जी दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और आनंद ने ईशा के सामने शादी का प्रपोजल रखा तो दोनों फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। साल 2020 में कंपनी ने पीरामल फार्मा के नाम से अपने फार्मा बिजनेस को पीरामल एंटरप्राइजेस में डीमर्ज कर दिया ताकि इस सेक्टर पर फिर से फोकस कर सके। दोस्तों, इन सब में अजय पीरामल की वाइफ स्वाति पीरामल जी का भी उनके बिजनेस ग्रोथ में उतना ही सपोर्ट था। दरअसल स्वाति जी MBBS डॉक्टर है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री की है। उन्होंने अजय पीरामल के मुश्किल दिनों में फार्मा बिजनेस को खड़ा करने में स्वाति जी ने उनकी काफ़ी मदद की थी। उन्होंने पीरामल फाउंडेशन के जरिए हेल्थ केयर और एजुकेशन के फील्ड में इतना सोशल वर्क किया है कि उसके चलते साल 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी पीरामल ग्रुप की इंस्पायरिंग जर्नी।